कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो PlayRecipes.com पे जरूर है आना। आम वाला बना करोड़पति। सुंदरपुर नाम का गांव बहुत ही सुंदर था। वहाँ बहुत पेड़ होने की वजह से उस गांव में सुख समृद्धि थी। उसी गांव में राम नाम का एक गरीब लड़का रहा करता था। उसके साथ उसकी माँ राधा रहा करती थी। राधा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। एक दिन उसके घर गांव के सरपंच जी आए। सरपंच जी राधा से, अरे राधा बहन, कैसी हो? आइए ना सरपंच जी, बैठिए। जी मैं राम से कुछ काम के सिलसिले में बात करने आया था। राम कहाँ है? अच्छा, आप बैठिए ना सरपंच जी, मैं अभी राम को बुला कर लाती हूँ। राधा राम को आवाज देती है, राम, ओ राम, सरपंच जी हमारे घर पर आए हैं, उन्हें कुछ काम है तुमसे। जी माँ, अभी आया। ऐसा कहकर राम जल्दी जल्दी घर आ जाता है। तभी सरपंच जी घर पर बैठे देख राम सरपंच जी से, नमस्ते सरपंच जी, कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता आपके घर। अरे नहीं राम, मैं यहाँ से जा ही रहा था, इसलिए सोचा तुमसे बात करता चला जाऊँ। बोलिए ना सरपंच जी, मुझे क्या काम करना है? राम, तुम्हें पता है ना कि मेरे खेतों में कितने सारे आमों के पेड़ हैं, मगर उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ उन पेड़ों की देखभाल तुम करो और बाजार जाकर आम भी बेचो। ठीक है सरपंच जी, कल से मैं काम पर आ जाऊंगा। ठीक है फिर, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर सरपंच जी राम के घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी राम की माँ राम से, राम, सरपंच जी के यहाँ काम अच्छी तरह से करना, काम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ माँ, मैं मन लगाकर काम करूंगा। ऐसा कहकर राम अपना काम करने चला जाता है और राधा भी अपना घर का काम करने चली जाती है। अगले दिन राम जल्दी उठकर अपने सारे काम कर लेता है और खेत में जाने के लिए निकल जाता है। तभी राम उसकी माँ से, माँ, मैं खेत में जा रहा हूँ, मेरा टिफिन बन गया है? हाँ, बन गया है, ये लो तुम्हारा टिफिन। मैं चलता हूँ माँ। ठीक है, काम अच्छी तरह से करके जल्दी आना। हाँ माँ। राम खेत में काम करने चला जाता है। राम खेत में जाकर देखता है तो वहाँ सरपंच जी होते हैं। राम सरपंच जी से, नमस्ते सरपंच जी, बताइए मुझे क्या काम करना होगा? राम, तुम्हें इन खेतों को अच्छी तरह से जोतना है और इन आम के पेड़ों के आम अच्छे दाम में बेचने हैं। ठीक है सरपंच जी। राम, अभी मैं चलता हूँ, मुझे गांव में कुछ काम है, वो काम करके आता हूँ। सरपंच जी, आप निश्चिंत होकर अपने काम पर जाइए, मैं यहाँ का संभाल लूंगा। ठीक है। ऐसा कहकर सरपंच जी वहाँ से चले जाते हैं। अब राम खेत में पानी देने का काम, आम के पेड़ों की देखभाल करना, ये सब काम करने लगा। राम ने काम बहुत जल्दी जल्दी सीख लिया था। उसका काम करने का तरीका देख सरपंच जी बहुत खुश थे। एक दिन राम सरपंच जी के यहाँ जाकर सरपंच जी से, सरपंच जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राम, आओ, क्या बात है? सुबह सुबह आना किया। सरपंच जी, खेत में आम के पेड़ों को बहुत अच्छे आम लगे हैं। मैं सोच रहा हूँ आम गांव में ना बेचकर हम उसे शहर में जाकर बेचे तो हमें अच्छे दाम मिलेंगे और अच्छा मुनाफा भी होगा। आपका क्या विचार है इस बारे में? ये तो बहुत ही अच्छा विचार है राम, मगर मेरे पास इतना समय नहीं है, इसलिए अगर ये काम करना है तो तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। मुनाफे का आधा आधा हिस्सा कर लेंगे लगे तो। ठीक है सरपंच जी, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन से राम ने आम को निकालकर उन्हें जमा करने में बहुत मेहनत की और उन्हें शहर बेचने चला गया। उसके आम इतने स्वादिष्ट थे कि लोगों को आम बहुत पसंद आए। एक आदमी राम से, अरे भाई, आम कैसे दिए? भैया, आम 100 रुपए किलो दिए हैं, आपको कितने किलो दूं? मुझे 5 किलो आम दे दीजिए। राम ने उस आदमी को 5 किलो आम नाप कर दे दिए। उस आदमी ने हर रोज आम लेने राम से शुरू कर दिए। अब राम का आम बेचने का व्यवसाय बहुत अच्छा चलने लगा। वो हर रोज बेचे जाने वाले आम के आधे पैसे सरपंच जी को दिया करता था। उसकी ईमानदारी देख सरपंच जी बहुत खुश थे। एक दिन सरपंच जी राम से, राम, आम तो बहुत अच्छे दाम में बिक रहे हैं, मुझे तुम्हारी मेहनत पसंद आई। अगले साल के आम तुम ही बेचना, मगर पैसे मुझे एक साथ दे देना, ये किश्तों में देने की जरूरत नहीं है राम। ठीक है सरपंच जी। राम अब घर चला आता है। उसकी माँ को ये खुशखबरी उसे सुनानी थी। वो घर आकर, माँ, कहाँ हो तुम? क्या हुआ है राम, जोर जोर से आवाजें दे रहे हो? माँ, सरपंच जी ने मुझे अगले साल भी उनके खेत के आम बेचने के लिए कहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा।
माँ, मैं ये सोच रहा था कि अगर सरपंच जी के खेत के आमों के साथ ही दूसरे किसानों के आम अगर मैं बेचने लेकर गया तो उनका भी मुनाफा हो जाएगा और मेरा भी थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा विचार है राम। राम अब अगले साल सरपंच जी के खेत के आम के साथ गाँव वालों के आम भी खरीदकर उन्हें शहर के बाजार जाकर बेचा करता था। उसकी मेहनत रंग भी ला रही थी। अब राम ने खुद का अच्छा घर बना लिया था। उसने गांव से शहर जाने के लिए एक गाड़ी भी खरीद ली थी। उस गाड़ी से उसे बड़ी सहायता मिला करती थी। अब राम गांव में एक बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया था। उसको सभी लोग आदर से बुलाया करते थे। एक दिन राम सरपंच जी के यहाँ उनका मुनाफा देने के लिए चला जाता है। तभी राम सरपंच जी से, सरपंच जी, आपके खेतों के आम लोगों को बहुत पसंद है। मैं सोच रहा हूँ अगर हमने ऐसे ही आम के और पेड़ आपके खेतों में लगा दिए तो हमें एक जैसे बहुत सारे आम मिल जाएंगे और हमारा मुनाफा और बढ़ जाएगा। राम, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा ही करो, मेरी कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ जो भी करना ईमानदारी से करना, समझे? हाँ सरपंच जी। ऐसा कहकर राम वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे गांव का एक गरीब मजदूर शिवा दिखता है। राम उसके पास जाकर उससे पूछता है कि शिवा, क्या हुआ है तुम्हें? बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हो। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और उसमें ये गरीबी। मेरे पास मेरे जमीन के सिवा कुछ भी नहीं है। मुझे जमीन बेचनी है जिससे मेरे पास कुछ पैसे आ जाए और मैं घर का गुजारा कर सकूं। राम अब उसकी बातों पर सोचने लगा। तब राम शिवा से, शिवा, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहूंगा और तुम मेरे साथ हर रोज काम कर सकते हो। मेरे साथ आम बेचने चल सकते हो। तुम्हें अच्छा काम भी मिल जाएगा और तुम बेरोजगार भी नहीं रहोगे। ठीक है भैया, तुमने मेरी समस्या ही दूर कर दी। अब मैं आपके साथ काम करूंगा। ठीक है, मैं कल आकर तुम्हारी जमीन खरीद लूंगा। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। ठीक है। ऐसा कहकर राम अपने घर चला जाता है। राम की माँ उसकी राह देख रही थी। तभी राम घर आकर अपनी माँ से, माँ, मैंने शिवा की 2 एकड़ जमीन खरीद ली है और उसे मैंने मेरे साथ काम करने के लिए कहा है। बेटे, ये तुमने बहुत अच्छा किया। तुम आगे बहुत तरक्की करो राम। राम माँ के पैर छूके आशीर्वाद लेता है और अगले दिन राम शिवा की जमीन खरीद लेता है और शिवा को उसके यहाँ काम पर रख लेता है। अब राम ने उसके खेत में बड़ा सा गोडाउन बनाकर उसमें अपना आम बेचने का माल रखा और बाकी के खेत में आम के पेड़ लगा दिए। राम उनकी अच्छी तरह से देखभाल किया करता था। कुछ दिनों बाद राम आम का धंधा करते करते बहुत बड़ा आम का व्यापारी बन गया। वो किसानों से आम खरीदकर उन्हें बेचा करता था। इससे किसानों का और राम का भी मुनाफा हुआ करता था। राम की कड़ी मेहनत अब रंग लाई थी। राम अब करोड़पतियों में गिना जा रहा था। उसके गांव को उसके ऊपर गर्व था। उसकी मेहनत पर सरपंच जी भी बहुत खुश थे। राम की मेहनत की वजह से राम अब आम बेचकर करोड़पति बन गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने वालों को सफलता हमेशा प्राप्त होती है। मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। सुंदरपुर गांव में आनंद आश्रम नाम का एक अनाथ आश्रम था। उस आश्रम में अनाथ बच्चों की परवरिश हुआ करती थी। उनके आश्रम में एक रेवा नाम की समझदार और जिज्ञासु लड़की थी। वो अब 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। रेवा पढ़ाई मन लगाकर किया करती थी। इसी वजह से वो हमेशा अव्वल नंबर से पास हुआ करती थी। उस आश्रम के हेड मास्टर पाटिल सर उनकी वो खास शिष्या थी। उसके मन में हमेशा बहुत सारे सवाल रहा करते थे और उसके उत्तर पाने के लिए वो हमेशा पाटिल सर के पास जाया करती थी और पाटिल सर भी उसकी हर समस्या का अच्छी तरह से समाधान निकाला करते थे। एक दिन रेवा पाटिल सर के पास जाकर, मैं आई कम इन सर? हाँ, और रेवा, क्या काम है? सर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। किस विषय के बारे में तुम मुझसे सवाल पूछना चाहती हो? सर, आज मुझे कंप्यूटर के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। अच्छा, मगर रेवा, मुझे उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। हाँ, मगर तुम मेरा ये कंप्यूटर यूज कर सकती हो और अपने सवालों के जवाब पा सकती हो। ये अच्छा विचार है सर। मैं अब भी मेरे सवालों के जवाब ढूंढती हूँ। तुम अपने सवालों का जवाब ढूंढो, मैं आश्रम में जाकर आता हूँ। जी सर। ऐसा कहकर पाटिल सर वहाँ से चले जाते हैं। तभी रेवा कंप्यूटर पर बैठकर अपने मन में आए हुए सवाल कंप्यूटर में टाइप करके उन सवालों के जवाब ढूंढती है और काम हो जाने पर कंप्यूटर शटडाउन करके चली जाती है।
अब ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। रेवा अब कॉलेज में जाने लगती है। वो आश्रम से ही कॉलेज के लिए जा रही थी, तभी पाटिल सर ने उसे आवाज दी। रेवा, इधर आओ जरा, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ बोलिए सर, क्या काम था? रेवा, मुझे ये चेक बैंक में जमा करवाना था। क्या तुम जाते जाते ये चेक बैंक में जमा करवा दोगी? हाँ सर, मैं अब भी बैंक में जाकर ये चेक जमा करवा देती हूँ। ठीक है, ये लो चेक। ऐसा कहकर पाटिल सर रेवा को चेक दे देते हैं। रेवा अब चेक लेकर बैंक में चली जाती है। बैंक में जाकर रेवा चेक जमा करवा देती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। रेवा रास्ते से चल रही थी, तभी उसके सामने एक सूट पहना हुआ आदमी अपनी बड़ी गाड़ी में बैठने जाता है और तभी उसके पैंट के जेब से वॉलेट नीचे गिर जाता है। वॉलेट नीचे गिरते ही रेवा की नजर उस वॉलेट पर पड़ती है। तभी रेवा उस वॉलेट को उठाकर उस गाड़ी के पीछे भागती है, मगर गाड़ी बहुत आगे निकल जाती है। रेवा अब वही खड़ी रहकर उस वॉलेट में देखती है तो उसमें एक कंपनी का एड्रेस वाला एक कार्ड दिखाई देता है। उसके साथ उसमें कुछ पैसे भी थे। तभी रेवा बस से उस ऑफिस के एड्रेस पर चली जाती है। वो ऑफिस देखती है तो वो देखती ही रह जाती है। वो बहुत बड़ा ऑफिस होता है और उसमें रेवा को जाने की परमिशन भी नहीं होती। तभी रेवा उस गार्ड से, मुझे आपके सर से कुछ काम है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं मैडम, आप ऐसे नहीं जा सकती। आप पहले बताइए आपको किससे मिलना है? अरे भैया, मुझे ही नहीं पता है कि मुझे किससे मिलना है। ये जिस सर का वॉलेट गिरा है, उनके वॉलेट में से मुझे ये ऑफिस का एड्रेस मिला, इसलिए मैं यहाँ आई। दिखाइए मुझे, कोई फोटो तो होगा ना? हाँ है, ये देखिए। ऐसा कहकर रेवा उस गार्ड को वो वॉलेट दिखाती है। गार्ड वो वॉलेट देखते ही उसे समझ में आ जाता है ये वॉलेट उसके मालिक का है। तभी गार्ड, आप ऊपर जाकर उनसे मिल सकती है, ये माधव सर का वॉलेट है। जी धन्यवाद। ऐसा कहकर रेवा ऑफिस में चली जाती है। वहाँ जाते ही रेवा रिसेप्शनिस्ट को बताती है, मुझे माधव सर से मिलना है, क्या मैं मिल सकती हूँ? जी थोड़ी देर के बाद आप मिल सकती हैं, उनकी मीटिंग चल रही है। जी तब तक मैं उनका यहाँ इंतजार करती हूँ। जी आप यहाँ बैठिए। ऐसा कहकर रेवा ऑफिस में पेपर पढ़ने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट रेवा को आवाज देती है, रेवा, अब सर आपसे मिल सकते हैं, जाइए। जी। ऐसा कहकर रेवा केबिन के अंदर चली जाती है। तभी रेवा को सामने वही आदमी दिखाई देता है जो गाड़ी में बैठकर गया था। रेवा उनके सामने खड़ी हो जाती है और माधव सर से, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। सर आपका ये वॉलेट गाड़ी में बैठते समय नीचे गिर गया था। मैंने इसे उठाकर देखा तो वॉलेट में मुझे ऑफिस का एड्रेस मिला, इसीलिए मैं ये वॉलेट लेकर यहाँ आ गई। अरे मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा वॉलेट नीचे गिर गया है। ये लीजिए सर, आपका वॉलेट। इसमें 4,440 रुपए है, जो कि जैसे आपने रखे थे वैसे ही है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रेवा है। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं अब चलती हूँ। तुम कॉलेज में जाती हो? हाँ सर, मैं अब चलती हूँ। मुझे कॉलेज में जाकर आश्रम भी जाना है। तुम कहाँ रहती हो बेटा? मैं आनंद आश्रम में रहती हूँ। हाँ, अब तुम जा सकती हो। रेवा ऐसा कहकर ऑफिस के बाहर निकल के कॉलेज के लिए चली जाती है। कॉलेज में जाकर रेवा अपने लेक्चर अटेंड करती है। सारे लेक्चर होने के बाद रेवा आश्रम में चली जाती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रेवा का कॉलेज अच्छी तरह से चल रहा था, मगर आश्रम के नियम के अनुसार उन्हें 18 साल के बाद थोड़े बहुत पैसे कमाकर अपना जीवन खुद ही व्यतीत करना पड़ता था। अब रेवा को भी जॉब की जरूरत थी, इसीलिए वो कॉलेज में जाती तभी उसे जो भी समय मिलता उसमें वो पेपर में ऐड देखा करती थी। उसने 2-3 जगह पे इंटरव्यू भी दिया था, मगर उम्र कम होने की वजह से उसे कोई जॉब ही नहीं मिला करती थी। एक दिन आनंद आश्रम में वार्षिक कार्यक्रम था और उसमें जो भी विद्यार्थी अव्वल आए थे उनका सत्कार किया जाने वाला था और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माधव सर थे। ये देख रेवा बहुत खुश हो जाती है। अब उनके हाथों से सारे विद्यार्थियों को गौरवित किया जाता है। 12वीं कक्षा में अव्वल नंबर से पास होने वाली रेवा का नंबर आता है। उसका भी माधव सर के हाथों से सत्कार होता है। पाटिल सर और माधव सर कुछ बात करते हैं और माधव सर पाटिल सर के हाथ में एक लेटर देके चले जाते हैं। अब पाटिल सर कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद रेवा को बुलाते हैं। रेवा, इधर आओ। जी सर, आपने बुलाया? ये लो तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। तुम्हें कल से माधव सर के कंपनी में ज्वाइन होना है।
मगर मुझे तो कोई काम करने का एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना कि मैंने कभी किसी कंपनी में जॉब किया है। माधव सर ने तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी देखकर जॉब दिया है, बाकी का ऑफिस का काम तुम खुद ही सीख लेना। हाँ सर, मैं सीख लूंगी और उसमें भी आपका और हमारे आश्रम का नाम रोशन करूंगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है रेवा, तुम मेरा और आश्रम का नाम जरूर रोशन करोगी। धन्यवाद सर। ऐसा कहकर रेवा अपॉइंटमेंट लेटर लेकर सोने चली जाती है। अगले दिन रेवा सुबह जल्दी अपने सारे काम करके ऑफिस के लिए निकल जाती है और ऑफिस में जाकर अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाती है। तभी उसे सीधे माधव सर के कैबिन में भेजा जाता है। अब रेवा कैबिन में जाकर, मैं आई कम इन सर? अरे आओ रेवा, कैसी हो बेटा? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज से तुम इस ऑफिस में काम करोगी और तुम्हारा जो भी काम होगा वो तुम्हें समझाया जाएगा। जी सर, मगर मेरा काम क्या है? तुम्हें हमारे ऑफिस के सारे क्लाइंट के रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। उनको समय पे माल मिला है या नहीं, ये सब बातें तुम्हें देखनी होगी और बाकी के काम तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। जी सर। अब तुम जा सकती हो, तुम आज से ही ऑफिस ज्वाइन कर लो। जी सर। ऐसा कहकर रेवा केबिन से बाहर आ जाती है। तभी एक एम्प्लॉई आकर रेवा को उसकी काम की जगह बता देती है और उसे थोड़ा बहुत काम समझा देती है। ये सब देख रेवा बहुत खुश हो जाती है और शाम को जब काम खत्म हो जाने के बाद घर जाने निकलती है तभी उसे माधव सर दिखाई देते हैं। रेवा माधव सर से, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ पूछो, क्या पूछना है? सर मुझे ना कोई काम का एक्सपीरियंस है, ना मुझे कोई काम आता है, उसके बावजूद आपने मुझे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब दिया। रेवा, मैंने तुम्हें तुम्हारा काम देखकर नहीं तो तुम्हारी ईमानदारी देखकर तुम्हें ये जॉब दिया है और इस कंपनी को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो बड़ी लगन और निष्ठा से काम करते हैं। मैंने वो सारे गुण तुम में देखे हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ जॉब दिया है। धन्यवाद सर, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलो अब घर जाओ, बहुत देर हो गई है। जी सर। ऐसा कहकर माधव सर अपने घर चले जाते हैं और रेवा भी अपने आश्रम चली जाती है। ये सब बात वो आश्रम आकर पाटिल सर को बताती है। तभी पाटिल सर बहुत खुश हो जाते हैं और रेवा को बहुत आशीर्वाद देते हैं और उसके काम के लिए बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। अब रेवा अपने ऑफिस का काम संभालकर कॉलेज भी जाया करती थी। रेवा धीरे धीरे सारे काम सीख रही थी और साथ में रात के स्कूल में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। रेवा को इतनी कम उम्र में जॉब उसकी ईमानदारी की वजह से मिली थी। अब रेवा उसका काम बड़ी लगन से किया करती थी और आज जैसे उसको उसकी ईमानदारी का इनाम ही मिला था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा अपना काम ईमानदारी, लगन और जिज्ञासा से करना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। वर्धमान नामक एक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था और इसीलिए उसने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीके से उसने आम आदमी को भी खुश रखा था और साथ ही दूसरी तरफ राजा को भी बहुत प्रभावित किया था। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा सभी को आमंत्रित किया। भोज के दौरान उसने सभी को बहुत सम्मान दिया और सभी मेहमानों को आभूषण और उपहार दिए। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वो एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो राज परिवार के लिए नियत थी। यह देखकर व्यापारी आग बबूला हो गया और, अरे नालायक, क्या तुम इस राज परिवार की कुर्सी पर बैठने के लायक हो? बदतमीज! उसने सेवक की गर्दन पकड़कर उसे भोज से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने व्यापारी को सबक सिखाने की सोची। कुछ दिनों बाद एक बार सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था। उसने राजा को अर्ध निद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू किया। इस व्यापारी की ये मजाल कि वो रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा अपने बिस्तर से कूद पड़ा और उसने सेवक से पूछा, सेवक, ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या ये बात वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी को दुर्व्यवहार करते देखा है? सेवक ने तुरंत राजा के चरण पकड़े और बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं पूरी रात जुआ खेलता रहा और सो न सका, इसलिए नींद में कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। राजा ने कुछ बोला तो नहीं, पर शक का बीज तो बोया जा चुका था। उसी दिन से राजा ने व्यापारी के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा दी और उसके अधिकार कम कर दिए। अगले दिन जब व्यापारी महल में आया
तो उसे द्वारपालों ने रोक दिया। यह देखकर व्यापारी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तभी वही खड़े सेवक ने मजे लेते हुए कहा, अरे द्वारपालो, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है और तुम्हें कभी भी बाहर फिकवा सकते हैं, जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना। ये सब सुनते ही व्यापारी को सारा माजरा समझ में आ गया। कुछ दिनों के बाद उसने उस सेवक को अपने घर बुलाया, उसकी खूब आवभगत की और उपहार भी दिए। फिर उसने बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन के लिए क्षमा मांगते हुए कहा, सेवक, मुझसे गलती हो गई। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ जो भी बर्ताव किया गलत किया, मुझे माफ कर दो। सेवक खुश हो चुका था। उसने कहा कि न केवल आपने मुझसे माफी मांगी पर मेरी इतनी आप भगत भी की। आप चिंता न करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाऊंगा। अगले दिन उसने राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए जब राजा को अर्ध निद्रा में देखा तो फिर बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, हमारा राजा तो ऐसा मूर्ख है कि वह घुसल खाने में ही खीरे खाता है। यह सुनकर राजा क्रोध से भर उठा और बोला, मूर्ख सेवक, तुम्हारी ऐसी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अगर मेरे कक्ष के सेवक ना होते तो तुम्हें कब का नौकरी से निकाल दिया होता। सेवक ने दोबारा चरणों में गिरकर राजा से माफी मांगी और दोबारा कभी न बड़बड़ाने की कसम खाई। उधर राजा ने सोचा कि जब ये मेरे बारे में ऐसा गलत बोल सकता है तो अवश्य ही इसने व्यापारी के बारे में भी गलत ही बोला होगा, जिसकी वजह से मैंने उसे बेकार में दंड दिया। अगले दिन ही राजा ने व्यापारी को महल में बुलाकर पूरे सम्मान से उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस दिला दी। ये कहानी भी हमें दो अद्भुत सीख देती है। पहली ये कि हमें हर किसी के साथ सद्भाव और समान भाव से ही पेश आना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा। हमेशा याद रखें, जैसा व्यवहार आप खुद के साथ होना पसंद करेंगे वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी करें। और दूसरी ये कि हमें सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि शक की स्थिति में पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही निर्णय लेना चाहिए।